हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसके लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हम जो है दोस्तों केमिस्ट्री की क्लास के अंदर एस एंड पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। अब एस ब्लॉक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वर्ग फर्स्ट यानी कि सार धातुओं के बारे में, जिसकी हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं सार धातुओं के जो रासायनिक गुण है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मेटल्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले टॉपिक डालिए दोस्तों, सार धातुओं के रासायनिक गुण। सार धातुओं के रासायनिक गुण। तो सार धातुओं के रासायनिक गुण आपने लिख लिया। अब रासायनिक गुण जो है दोस्तों, ये आपके सबसे पहले एक बात इसमें लिख लीजिए कि इनकी क्रियाशीलता क्यों है। तो आप लिखेंगे इसका कारण कि परमाणु का बड़ा आकार, परमाणु का बड़ा आकार, कम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा व न्यून परमाणुकरण ऊर्जा के कारण सार धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो परमाणु का बड़ा आकार, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी और न्यून परमाणुकरण ऊर्जा के कारण सार धातुएं जो है अत्यधिक क्रियाशील होती है। और इनकी जो क्रियाशीलता है दोस्तों, यानी इनकी एक्टिविटी या इनकी जो है आपका किसी भी रिएक्शन में भाग लेने की जो क्रियाशीलता है वो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं बढ़ती जाती है। तो आप लिखिए इनकी क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार धातुओं के अंदर क्रियाशीलता का जो है आवृत्तिता क्या होती है, तो क्रियाशीलता का जो आवृत्तिता है वो ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। अब इसकी जो क्रियाशीलता बढ़ती जाती है तो इसके अंदर अलग अलग धातु जो है तत्वों के साथ में, जैसे कि हमारे अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ इनकी अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, आपके जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, डाईहाइड्रोजन के साथ में करवाने पर क्या होगा, हैलोजन के साथ करवाने पर क्या होगा, द्रव अमोनिया के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होगा, ऑक्सो अम्लों के साथ में अगर इनकी जो है लक्षणों की बात की जाए तो क्या होंगे, फिर हमारे लिथियम के कुछ असंगत व्यवहार है, उन सभी की ये जो रासायनिक गुण है इनके बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक गुण के अंदर ऑक्सीजन यानी O2 के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, O2 के साथ क्रियाशीलता। तो अब ऑक्सीजन के साथ में इनकी क्रियाशीलता कैसे होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सार धातु जो है वो वायु की उपस्थिति में रखने पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, थोड़े से मलिन हो जाते हैं। यानी कि अगर ये सार धातु आप वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये थोड़े से मलिन हो जाते हैं। अब ये जो मलिन होते हैं यानी थोड़े से जो है ये मतलब जैसा कलर होता है उससे थोड़े से फीके फीके हो जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि इनके ऊपर जो भी धातु है उसका ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड की जो है एक परत बन जाती है। तो इनकी अभिक्रिया में कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं उनकी बात हम करेंगे। तो आप लिख लीजिए सार
धातुएं, वायु, सार धातु है वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में रखने पर, वायु की उपस्थिति में रखने पर मलिन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन पर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है। क्या बन जाती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है। समझ में आ गई बात। अब जब भी हम सार धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं या ऑक्सीजन में रख करके या फिर वायु की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनते हुए हमें दिखते हैं। जैसे कि अगर हम लिथियम की बात की जाए तो लिथियम कौन कौन से ऑक्साइड देता है? तो लिथियम 2 ऑक्साइड देगा, या तो देगा Li2O जिसे आप कहेंगे लिथियम मोनो ऑक्साइड। क्या कहेंगे? लिथियम मोनो ऑक्साइड। ठीक है, या तो ये देगा या फिर ये क्या दे देगा, लिथियम मोनोऑक्साइड नहीं दे करके कभी कभी ये कुछ मात्रा में Li2O2 यानी कि ये पर ऑक्साइड भी दे देता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्या दे सकता है? पर ऑक्साइड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये Li2O है। अगर Li2O है सिर्फ तो होगा मोनो ऑक्साइड, और अगर Li2O2 है तो हम इसे कहेंगे पर ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? ऐसे ही हमारा जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके देता जनरली क्या है? Na2O2 यानी कि सोडियम पर ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? क्या देता है? सोडियम पर ऑक्साइड देता है। अब अगर सोडियम पर ऑक्साइड दे रहा है लेकिन ये भी कुछ मात्रा में ये क्या दे देगा? Na2O यानी कि कुछ मात्रा में ये मोनो ऑक्साइड भी देता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्या देगा? कुछ मात्रा में ये कुछ मात्रा में हमें दे देगा मोनो ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर हम जो है पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, कौन कौन? तो हमारा पोटेशियम, हमारा रुबिडियम, हमारा सीजियम, ये अगर अभिक्रिया करेंगे तो ये हमें देंगे क्या? MO2। जहाँ M क्या है? यहाँ M है ये सभी, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से कोई भी। समझ में आ गई बात? तो ये अगर हमारा M है तो MO2 बन जाता है, और MO2 जो है ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाता है? सुपर ऑक्साइड कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्या कहलाता है? सुपर ऑक्साइड कहलाता है। तो आपने देखा कि जो सार धातुएं हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितने प्रकार के ऑक्साइड दे रहे हैं? 3 प्रकार के ऑक्साइड दे रहे हैं। एक तो मोनो ऑक्साइड, एक आपका पर ऑक्साइड, एक आपका सुपर ऑक्साइड। अब मैं जो है आपको बता दूं दोस्तों कि आप यहाँ लिख लीजिए, ये चीज़ जो है नोट करके लिखिएगा कि भाई आपका देखो या तो बनेगा MO2, क्लियर है,
या बनेगा M2O2 या आपका बनेगा M2O। समझ में आ गई बात। अगर ये बनता है MO2 यानी ऑक्सीजन 2 है तो आप कहेंगे ये है सुपर ऑक्साइड। क्या है? सुपर ऑक्साइड। ठीक है। M क्या है? तो यहाँ पर M है आपका वही कौन, अरे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक। M2O2 है तो हम इसे कहेंगे ये है आपका क्या, अरे ये क्या है? पर ऑक्साइड है। ठीक। पर ऑक्साइड का मतलब मेटल भी दो और ऑक्सीजन भी दो। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मेटल दो है, ऑक्सीजन एक है, तो आप इसे क्या कहते हैं? अरे इसे कहते हैं मोनो ऑक्साइड। क्लियर है आप लोगों के ये तीनों के तीनों? समझ में आ गए? अरे आ गए समझ में? तो ये 3 टाइप के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। किन से? ये तीनों आपके बन सकते हैं लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से। समझ में आ गई बात। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन पांचों से हमें इस प्रकार के ये ऑक्साइड्स मिल सकते हैं। कौन कौन से? सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मतलब MO2, पर ऑक्साइड मतलब M2O2, मोनो ऑक्साइड मतलब M2O। अब कौन क्या देगा? तो लिथियम देगा मोनो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड, सोडियम क्या देगा? तो पर ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या देंगे? सुपर ऑक्साइड। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप लोगों के? चलिए अब बढ़ते हैं हम कुछ आगे की बातें को जानने के लिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब दोस्तों हम समझेंगे कि ये कुछ तो सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, कुछ केवल और केवल क्या बना रहे हैं? मोनो ऑक्साइड बना रहे हैं। सर इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है उसे कहा जाता है जालक ऊर्जा प्रभाव। तो आप लिखेंगे सबसे पहले टॉपिक, अब हमारा क्या रहेगा? जालक ऊर्जा प्रभाव। जालक ऊर्जा प्रभाव। ठीक है। चलिए अब जालक ऊर्जा प्रभाव के बारे में हम जानते हैं। ये कहता है कि लिथियम प्लस जो आयन है, अरे ये जो लिथियम प्लस आयन है ये आकार में छोटा होगा, आकार में छोटा, या आकार इसका छोटा होगा। अब इसका आकार छोटा होने के कारण इसका आकार जो है वो छोटा होने के कारण छोटे एनायन बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे एनायन। ठीक है। और ऑक्सीजन -2 के साथ संयुक्त, इनके साथ में संयुक्त यानी इनके साथ ज्वाइंट होकर के, जुड़ करके, संयुक्त होकर स्थाई यानी कि स्टेबल, स्थाई आयनिक बंध, स्थाई आयनिक आबंध होता है या बंध बनाता है। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप लोगों के लिए कि भाई जो आपका लिथियम प्लस आयन है वो आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होने के कारण छोटे एनायन जो है वो O2- से क्या करेंगे? संयुक्त होकर के एक जो है आयनिक आबंध बना देंगे। जबकि आपका पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, इन तीनों की बात की जाए तो इन आयन का लिखेंगे प्लस आयन का आकार बड़ा होने के कारण, आकार बड़ा होने के कारण बड़े एनायन O2- के साथ सुपर
ऑक्साइड, क्या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आ गई बात। इस प्रकार, मैं वापस इसको समझा दूंगा, आप केवल अभी लिख लीजिए। इस प्रकार सार्य यानी कि बेसिक सार्य धातुओं में सुपर ऑक्साइड, क्या सुपर ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति धातु आयनों यानी कि मेटल आयंस का आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और इसे जालक ऊर्जा प्रभाव, ठीक है, लैटिस एनर्जी इफेक्ट कहा जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? क्लियर है? तो जालक ऊर्जा प्रभाव जो है वो लिथियम प्लस आयन जो है क्या होता है, आकार में छोटा होता है। अब ये छोटा होने के कारण छोटे एनायन, कौन सा छोटा एनायन है, O-2, इसके साथ जुड़ करके एक आयनिक बंध बना देगा। जबकि आपका जो पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, सीजियम प्लस है, इनका आकार बड़ा होता है, तो ये भी बड़े आकार वाले, और बड़ा आकार किसका है, O2- का, इसके साथ जुड़ेंगे। तो बड़े आकार वाले के साथ में छोटे आकार वाले छोटे वाले के साथ में, तो छोटा आकार होता है O2- का, इसलिए ये बनाता है क्या, अरे ये क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड। और O2-, ठीक है, O-2 है, उसको तो कह रहे हैं हम क्या, छोटा, और O2- है तो होगा बड़ा, तो बड़ा होगा तो बनेगा सुपर ऑक्साइड, छोटा होगा तो बनेगा मोनोऑक्साइड। और इस प्रकार से सारे धातुओं में क्या होता है, जैसे जैसे आयन का आकार बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनके अंदर सुपर ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है। समझ में आ गई बात? और इनके आकार के बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब इनके बारे में आप कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद में आपका ये जो है प्रभाव पूरा समझ में आ जाएगा। अब आप सबसे पहले एक चीज लिख लीजिए दोस्तों इसके अंदर कि पर ऑक्साइड के अंदर जो है आयन होता है वो कैसा होता है और वो किस प्रकार का होता है। तो आप लिखेंगे पर ऑक्साइडो, ठीक है। और पर ऑक्साइड कौन कौन से हैं आपको पता है, अभी बताया ना, O2-। तो पर ऑक्साइडो में ये इस टाइप का शेप होता है इनका, ठीक है, ऐसा शेप होता है आयन, पर ऑक्साइडों में आयन होता है। इस कारण भाई पर ऑक्साइड के अंदर ये आयन होता है, इस कारण ये प्रति चुंबकीय, कैसे, प्रति चुंबकीय तथा प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो पर ऑक्साइड होते हैं उसमें आयन कौन सा होता है, बॉन्ड O की पावर -2। इस कारण से ये कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए
फिर दोस्तों आप इसी के अंदर लिख लेंगे कि सार धातुओं को इनकी वायु एवं जल के प्रति अति सक्रियता यानी कि मोर एक्टिविटी के कारण अति सक्रियता के कारण साधारणतया केरोसिन, किसमें, जो मिट्टी का तेल होता है ना केरोसिन, उसमें रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। समझ में आ गई बात। तो इनको अगर आपसे पूछ ले कि केरोसिन में कौन से धातुओं को रखा जाता है, तो सार धातुओं को क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा अति क्रियाशील होते हैं। समझ में आ गई बात। अति सक्रियता या क्रियाशीलता के कारण इनको जो है साधारणतया केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्लियर है बात आप लोगों के लिए। चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें लिखवा देता हूँ, जैसे कि आपका जो LiO2 और आपका NaO2 है, इन दोनों का कलर कैसा होता है, पीला। ठीक, ऐसे ही आपके KO2 कैसा होता है, नारंगी। KO2 कैसा होता है, नारंगी। ठीक है, आपका रुबिडियम ऑक्साइड RbO2 कैसा होता है, भूरा। ठीक है, ऐसे ही आपके सीजियम ऑक्साइड यानी CsO2 ये होता है नारंगी। कैसा होता है, नारंगी। तो ये कलर भी आप लोगों को याद रखने हैं कि LiO2 NaO2 पीला, KO2 नारंगी, RbO2 भूरा, CsO2 नारंगी। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों क्या होते हैं इनके कलर। अब इनके जो कलर है वो किस कारण से होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या होता है दोस्तों। अरे आप इसमें लिखेंगे कि ये कलर का कारण क्या है, तो सुपर ऑक्साइड। ठीक, सुपर ऑक्साइड में, और सुपर ऑक्साइड में कौन सा आयन होता है, O2 माइनस आयन होता है। ठीक, ये यहां वापस लिख देता हूं, कौन सा आयन होता है, O2 माइनस आयन होता है। इसलिए ये अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय तथा रंगीन। कैसे, अनुचुंबकीय तथा रंगीन होते हैं। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप लोगों के। तो LiO2 NaO2 पीला, KO2 नारंगी, RbO2 भूरा, CsO2 नारंगी, ये सब इनके कलर हैं। इनके कलर होने का कारण क्या है कि इनके अंदर सुपर ऑक्साइड आयन जो कि क्या है O2 माइनस उपस्थित है, और इसके उपस्थित होने की वजह से इसके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण यह अनुचुंबकीय और रंगीन होते हैं सभी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी सुपर ऑक्साइड है, चाहे वो LiO2 हो, NaO2 हो, KO2, RbO2 हो, CsO2 हो,
ये सभी कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उपस्थित जो आपका सुपर ऑक्साइड है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय और रंगीन होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये थी दोस्तों आपके सार धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया का पूरा विश्लेषण। समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। आप इन सभी पॉइंटों को साथ के साथ नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोगों ने आज हमने पढ़ लिया है किसके बारे में भाई, ऑक्सीजन के साथ में क्रियाशीलता के बारे में। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जल के साथ में, डाइहाइड्रोजन के साथ में, हेलोजन के साथ में, अमोनिया के साथ में, इन सभी के साथ में किस किस प्रकार की जो है अभिक्रिया होती है और कितनी ये क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।